वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैपिंग द कॉन्सेप्ट्स। तो आज हमारा जो है वो डे 14 है, 14वां दिन है और बेसिक बैक्टीरियोलॉजी हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो हमने लास्ट टाइम अपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। आज जो है वो हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं हमारे मैप में बैक्टीरियल ग्रोथ को, और इसके अंदर आज हम पहले स्टार्ट करेंगे जी ग्रोथ साइकिल। ठीक है, अब ग्रोथ साइकिल की हम बात करें तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज़ बाइनरी फिशन। ठीक है, बैक्टीरिया चूँकि हमने पीछे जो बैक्टीरिया कंपेयर्ड विद अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे बात की थी कि बैक्टीरियल सेल्स जो हैं वो अपनी तादाद कैसे बढ़ाते हैं, बाइनरी फिशन से। ठीक है, तो पहले हम बाइनरी फिशन को देख लेते हैं। तो बाइनरी फिशन जो है सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो बाइनरी फिशन की डेफिनेशन क्या है कि अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस बाय विच वन पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 प्रोजनी सेल्स। मतलब एक ऐसा तरीकाकार है या ऐसा जो है वो प्रोसीजर है जिसमें एक पेरेंट सेल जो है ना वो 2 में डिवाइड हो जाए। 2 प्रोजनी सेल्स, प्रोजनी आगे नस्ल को बोलते हैं। ठीक है, तो बाइनरी जो वर्ड है ना, इट सेल्फ, बाई इसका मतलब होता है 2, मतलब एक सेल का 2 में तकसीम हो जाना या डिवाइड हो जाना। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिशन। दूसरी क्या बात है कि बिकॉज वन सेल गिव राइज टू 2 प्रोजनी सेल्स, बैक्टीरिया आर सेड टू अंडरगो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। मतलब बैक्टीरिया अब चूँकि 1 से 2 में डिवाइड हो रहे हैं तो इस तरीके से इनके क्या होती है कि ये एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, लॉगरिथमिक ग्रोथ भी आप इसको कह सकते हैं। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है कि जैसे ये एक सेल है तो 1 से ये 2 बने हैं तो फिर 2 से आगे 4 बनेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से ये 4 बनेंगे और 4 से फिर आगे 8 बनेंगे, उन चारों से आगे 2-2 बनेंगे। तो इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जैसे मिसाल के तौर पे हम स्केयर करते जाएं हर एक जो है ना वो नंबर का जो उसके बाद आएंगे तो वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल होता है। जैसे हम बात करें तो 1 के अंदर 2 आगे, 2 के बाद आगे क्या होगा कि 4 बनेंगे, 4 के बाद 8 बनेंगे, 8 के बाद 16 बनेंगे। तो वो डबल होते जाएंगे, हर एक प्रोजनी के बाद वो डबल होते जाएंगे। तो इसको हम जो है वो नाम देते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो बाइनरी फिशन के बाद फिर दूसरी चीज़ हमारे पास आती है जी जनरेशन टाइम। ठीक है, अब जनरेशन टाइम क्या है, उनमें नंबर 1 पे जो जनरेशन टाइम जो है ये हमारे पास सबसे पहले तो रेंजेस फ्रॉम 20 मिनट्स टू 18 आवर्स। ठीक है, जो बैक्टीरिया होते हैं इनका जो जनरेशन टाइम होता है, जनरेशन टाइम एक्चुअली क्या चीज़ है, ये एक वो वाला आप कह लें कि टाइम सेगमेंट है या आप कह लें कि वो वक्त का हिस्सा है जिसके अंदर एक बैक्टीरिया डिवाइड होने के बाद अगली जनरेशन बनाने तक जो दरमियान में टाइम ले रहा होता है। मतलब एक बैक्टीरिया पैदा हुआ, अब उसने आगे जब डिवाइड करना है तो उस डिवीजन से पहले वाला जितना टाइम होगा उसको हम जनरेशन टाइम कहते हैं। तो ये 20 मिनट से 18 घंटे तक या 20 मिनट से 18 आवर्स तक जो है ना ये हो सकता है। ठीक है, दूसरी क्या बात है जनरेशन टाइम में, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड शॉर्ट डबलिंग रिजल्ट्स इन रैपिड प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया। तो हमारे पास जो है ना वो एक्सपोनेंशियल जब ग्रोथ होती है किसी भी बैक्टीरिया की और शॉर्ट डबलिंग टाइम जब होता है, मतलब 20 मिनट अगर टाइम है उसका डबलिंग का, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रैपिड तरीके से बैक्टीरिया की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अच्छा अब इसकी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम ई कोलाई की बात करते हैं, ई कोलाई, एस्चेरिशिया कोलाई जो है ये एक बहुत ही कॉमनली आप कह लें कि स्टडी किया जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया है। तो इसके अंदर क्या होता है कि विल प्रोड्यूस 1000 प्रोजनी इन अबाउट 3 आवर्स। मतलब ये बैक्टीरिया को 3 घंटे तक अगर आप लैब के अंदर ग्रो करवाएं तो ये 3 घंटे के अंदर इसकी तकरीबन आप कह लें कि 1000 से भी ऊपर इसकी कॉपीज़ बन जाएंगी। एंड ओवर 1 मिलियन इन अबाउट 7 आवर्स। 7 घंटे के अंदर ये अपनी 1 मिलियन कॉपी से भी ज़्यादा आप कह लें कि बना देगा। ठीक है, तो अब ये देखें कि जनरेशन टाइम जो है ना इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है। ठीक हो गया, उसके बाद आगे चलते हैं कि डबलिंग जो टाइम है वेरीज नॉट ओनली विद ओके। तो डबलिंग टाइम जो है वो वेरी करता है। ठीक है, अब वो वेरी किसके ऊपर करता है, टाइप ऑफ स्पीशीज़, मतलब किस तरीके की स्पीशीज़ हैं उस पर डिपेंड करता है। अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, कि न्यूट्रिएंट्स कितने हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। और टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट कर मतलब वो टेम्परेचर जो है ना उस पर भी डिपेंड करता है डबलिंग टाइम। पीएच के ऊपर डिपेंड करता है और अदर भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि डबलिंग टाइम को वेरी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें तो जो अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं ना वो भी इस जो है ना अफेक्ट करते हैं डबलिंग टाइम को। तो
तो ये हमारे पास जो है ना वो आज जनरेशन टाइम का हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रोथ साइकिल में आता है फेजेस ऑफ ग्रोथ के फेजेस कितने होते हैं। तो बैक्टीरिया के अगर आप फेजेस की बात करें, ग्रोथ फेजेस की, तो 4 मेजर फेजेस हैं ग्रोथ के। तो उनमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, इन ग्रोथ फेजेस को स्टडी करने के लिए हमारे पास मेन प्रिंसिपल जो है वो क्या है। तो मेन प्रिंसिपल जो है हमारे पास ग्रोथ का वो ये है नंबर 1 पे कि अ स्मॉल नंबर ऑफ बैक्टीरिया आर इनोकुलेटेड इनटू अ लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम, कि हमने सबसे पहले थोड़े से बैक्टीरिया लेने हैं और उनको आपने लिक्विड मीडियम के ऊपर इनोकुलेट कर देना है। इनोकुलेट का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे उसके ऊपर लगा देंगे उसको। जिस तरीके से ये एक बैक्टीरियल प्लेट है तो हमने ये दूसरी बैक्टीरियल प्लेट है हमारे पास, सॉरी, तो ये दूसरी हमारे पास एक प्लेट है जिसके ऊपर बैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुए हैं। तो आपने वहाँ से थोड़ा सा जो अमाउंट के अंदर, या आप कह लें कि लिमिटेड अमाउंट में बैक्टीरिया लेके दूसरी प्लेट के ऊपर लगा देने, जस्ट इतने से काम होता है। इसको कहते हैं इनोकुलेट करना। ठीक है, ये करने के बाद फिर सेकंड हमने क्या करना है कि द बैक्टीरिया आर काउंटेड एट फ्रिक्वेंट इंटरवल्स, मतलब थोड़े थोड़े अरसे के बाद आपने उनको काउंट करना है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा डिवाइसेस होते हैं जिनके ज़रिए हम जो है ना बैक्टीरिया को काउंट कर सकते हैं। और फिर तीसरी चीज़ हम जो है ना इसके अंदर क्या लेकर आएंगे कि द टिपिकल फेजेस ऑफ बैक्टीरियल ऑफ स्टैंडर्ड ग्रोथ कर्व कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड। तो टिपिकल जो फेजेस हैं वो हम आगे अब ये जो 4 फेजेस हैं इसको हम जो है ना वो डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं उनके काउंटिंग के लिहाज से। मतलब वो एक डिवाइस होती है, उसकी मदद से आप उसको देख सकते हैं। अब प्रिंसिपल आपको समझ आ गया कि किस तरीके से फेजेस को देखना है। अब आगे चलते हैं कि हमारे पास फेजेस कितने हैं। तो हमारे पास जो है ना वो 4 फेजेस हैं। उनके अंदर जो पहला फेज़ है वो हमारे पास है लैग फेज़। ठीक है, अब लैग फेज़ के अंदर सबसे पहले क्या है, विगोरस मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी। बहुत ज़्यादा तेज़ी से बैक्टीरिया अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेंगे क्योंकि उन्होंने डिवाइड करना है, क्योंकि खुराक बहुत ज़्यादा है और वो उसको इस्तेमाल करेंगे। दूसरे नंबर पे क्या होगा, सेल्स डू नॉट डिवाइड। लैग फेज़ के अंदर कभी भी सेल्स जो है वो डिवाइड नहीं कर रहे होते। वो क्या कर रहे होते हैं, अपटेक कर रहे होते हैं, खुराक ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे होते हैं ताकि जो डिवीजन है वो आगे नेक्स्ट कर सकें। उसके बाद लैग फेज जो है ये कितनी देर तक रहता है, फ्यू मिनट्स अप टू मैनी आवर्स। मतलब लैग फेज जो है ना वो डिपेंडिंग अपॉन द जनरेशन टाइम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म का जो जनरेशन टाइम होता है उस पर डिपेंड करता है कि उसका जो लैग फेज़ है वो कितनी देर तक रहेगा। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि चंद मिनट के अंदर अपना लैग फेज़ पूरा कर लेते हैं, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा घंटे भी लग जाते हैं उसको लैग फेज़ पूरा करने में। तो ये हो गया हमारे पास लैग फेज़। फिर सेकेंड नंबर पर हमारे पास आएगा लॉग फेज़। अब लॉग फेज़ के अंदर क्या होगा, रैपिड सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, रैपिड सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। उसके अंदर क्या होगा कि बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से डिवाइड करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और उसके अंदर अब ये जो लॉग फेज़ है ना इसके अंदर एक क्लिनिकल पॉइंट है। अब वो क्लिनिकल पॉइंट क्या है वो समझते हैं हम। नंबर 1 पे देखें कि क्लिनिकल पॉइंट में क्या चीज़ है, ड्रग्स आर इफेक्टिव व्हेन सेल्स आर मेकिंग पॉलीपेप्टाइड पेप्टिडोग्लाइकेन, दैट इज़ व्हेन दे आर डिवाइडिंग। मतलब जब बैक्टीरिया डिवाइड कर रहे होते हैं ना तो उस वक्त वो अपना पेप्टिडोग्लाइकेन भी बना रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सेल वॉल भी बनानी है उन्होंने। तो उस वक्त हम जो है ना बीटा लैक्टम ड्रग्स जो होती हैं जैसे पेनिसिलिन है, इसका जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जब हम इसको यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से बैक्टीरिया को रोका जा सकता है, बैक्टीरिया को किल किया जा सकता है। ठीक हो गया, तो ये एक क्लिनिकल पॉइंट था जो कि हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए। तो जब बैक्टीरिया डिवाइड कर रहे होते हैं तो उसके अंदर बीटा लैक्टम जो ड्रग्स होती हैं वो हमने देखनी होती हैं। ओके, लॉग फेज़ के बाद हमारे पास आता है जी स्टेशनरी फेज़। अब जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि इसके अंदर बैक्टीरिया रुक जाएंगे। रुक नहीं जाएंगे मतलब ये अगर ग्रोथ तो कर रहे होंगे, लेकिन ये होगा कि अब जो उनकी जो पीक लेवल पे जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही थी ना वो आप कह लें कि स्टेबल हो जाएगी, इक्विलिब्रियम की हालत में आ गई। अब इसके अंदर क्या होगा, व्हेन न्यूट्रिएंट्स डिप्लीशन और टॉक्सिक प्रोडक्ट्स काज ग्रोथ to slow until the number of new cells produced balances the number of cells that die, resulting in a steady state called stationary phase। अब ये डेफिनेशन भी है स्टेशनरी फेज़ की। अब इसमें होता क्या है कि बैक्टीरिया जो है वो जब हम बहुत ज़्यादा ग्रो करवा लेते हैं तो अब बैक्टीरिया की तादाद जब ज़्यादा होती है तो कंपटीशन बढ़ता है, खुराक का कंपटीशन बढ़ेगा और उस कंपटीशन की वजह से वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी प्रोड्यूस करेंगे। तो क्या होगा कि जब वो खुराक बहुत ज़्यादा डिप्लीट होना शुरू हो जाएगी तो बाकी जो न्यू बैक्टीरिया पैदा हो रहे होंगे उनको खुराक नहीं मिलेगी। जब उनको खुराक नहीं मिलेगी तो वो मरना शुरू हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि जो बैक्टीरिया जो पैदा हो रहे थे वो उस आप कह लें कि रेट के साथ दोबारा पैदा नहीं होंगे और मर भी रहे होंगे। मतलब जितने पैदा हो रहे होंगे उतने मर रहे होंगे, तो उनका जो है ना ये एक बैलेंस हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज़। अब दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या है, सेल्स ग्रो इन कीमोस्टैट।
ज़्यादातर जो कीमोस्टैट आप कहने के कल्चर्स होते हैं, अब ये कीमोस्टैट्स क्या होते हैं जिसके अंदर बार बार फ्रेश न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जा रहा होता है और जो आप कहने के टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको बाहर निकाला जा रहा होता है। तो ऐसे जो हमारे पास ग्रोथ का जो मीडियम होता है उसको हम कीमोस्टैट बोलते हैं। फ्रेश न्यूट्रिएंट्स आर एडेड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव कॉन्टीन्यूसली, मतलब मुसलसल उसमें से जो है ना वो वेस्ट को बाहर निकाल दिया जा रहा होता है और न्यू न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जा रहा होता है। ठीक है, कैन रिमेन इन द लॉग फेज एंड डू नॉट एंटर इन द स्टेशनरी फेज। तो उस कंडीशन में फिर क्या होता है कि हम उन बैक्टीरिया को हमेशा के लिए जो है ना वो उस फेज़ के अंदर रख सकते हैं, लॉग फेज़ के अंदर। स्टेशनरी फेज़ के अंदर फिर वो बैक्टीरिया कभी नहीं आएंगे, क्योंकि हम जो रिक्वायरमेंट थी उनकी मरने की या आप कह लें कि उनको जो है वो नुकसान पहुंचाने की, वो हम बाहर निकाल रहे थे। मतलब वेस्ट भी बाहर निकाल रहे हैं और ख़ुराक बार बार प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो ख़ुराक भी कभी ख़त्म नहीं होगी और टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी बाहर निकलते जाएंगे, तो वो फिर बढ़ते जाएंगे तादाद में। तो ये था हमारे पास स्टेशनरी फेज़। नेक्स्ट लास्ट पे हमारे पास आता है जी डेथ और डिक्लाइन फेज़। अब डेथ और डिक्लाइन फेज़ जो है ना वो क्या होता है कि फाइनल फेज़ है ये, ठीक है। अब फाइनल फेज़ के अंदर क्या होता है कि डेथ ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं बैक्टीरिया की, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ज़्यादा मरना शुरू हो जाते हैं। तो जब बैक्टीरिया ज़्यादा मरना शुरू हो जाएंगे तो उसकी वजह से इनकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। तो इसको हम जो है ना वो क्या बोलते हैं कि जी डेथ फेज़ और डिक्लाइन फेज़। ठीक हो गया। तो अब अगर हम एक चीज़ और यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा कि अगर हम ये ग्राफ बनाएं बैक्टीरिया और बैक्टीरिया का ये जो फेजेस का, तो इसमें जो ग्राफ होता है ना वो हमारा वो इस तरीके का बनता है, ये ऐसे। ठीक है, अब इस ग्राफ में क्या होगा कि ये वाला जो एरिया है ये हमारा होता है जी स्टार्टिंग वाला फेज़, जिसको आप कह सकते हैं लॉग फेज़। ठीक है, अब ये नीचे वाला जो फेज़ है ना ये यहाँ पे, इसको हम कह सकते हैं ये हमारे पास लैग फेज़ है। और फिर ये जो ग्राफ है एकदम जो ऊपर जाता है ये हमारे पास आता है लॉग फेज़। फिर ये जो ग्राफ ये जो सीधा जा रहा है ये हमारे पास कौन सा फेज़ होगा, ये हमारे पास स्टेशनरी फेज़ होगा। और फिर ये ग्राफ जब नीचे आता है तो ये हमारे पास डिक्लाइन फेज़ होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ग्राफ है ये हमें शो करता है कि किस तरीके से जो है ना वो ग्रोथ हो रही है बैक्टीरिया के अंदर और उसके फेजेस क्या क्या हैं। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास ये जो वाई एक्सिस होता है, जो वाई एक्सिस है, मैं एक मिनट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो बात ये हो रही थी कि हमारे पास ये जो है ना ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो हम एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम लेते हैं, यहाँ पे टाइम आता है और यहाँ पे जो है ना हमारे पास नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया आते हैं कि बैक्टीरिया की तादाद कितनी बढ़ रही है। तो ये हमारे पास इस तरीके से इसका ग्राफ बनाया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये होगा क्या, हमारा जो लैग फेज़ है, यहाँ पे ये लॉग फेज़ आएगा और इधर जो है ना हमारे पास क्या आएगा स्टेशनरी फेज़ और ये डिक्लाइन फेज़। तो इस तरीके से हम ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं इसका। तो दिस इज़ प्रीटी मच फॉर द डे। तो हमारे पास इसमें आपका कोई भी क्वेश्चंस हो तो लाजमी पूछें कमेंट्स में। और यह आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, ग्रोथ साइकिल। डे 14 था। नेक्स्ट हम जो है ना वो डे 15 जो है वो बात करेंगे ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर ग्रोथ। ठीक है, और किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट्स में पूछें। और नए आने वाले स्टूडेंट्स जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि इन फ्यूचर कोई भी आप जो है वो लेक्चर्स अपलोड हो तो आप तक जल्दी पहुंच जाए। ठीक है, और एक चीज़ और भी कीजिएगा कि बाकी स्टूडेंट्स जो है वो उनको भी ये चैनल जो है वो शेयर करें ताकि उन तक भी जो है ना ये चीज़ पहुंच सके। स्पेशली जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये चीज़ें जो है ना वो एक याद रखना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये जो मैप बना के चीज़ें याद रखना होता है ना ये थोड़ा सा आसान हो जाता है बच्चों के लिए। तो ये लाजमी शेयर करें अपने स्टूडेंट्स जो दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ, ताकि हमारी जो है ना एक ऑडियंस काफ़ी अच्छी बन सके। और इससे फ़ायदा ये होगा कि मुझे इनकरेजमेंट मिलेगी कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो मैं रेगुलरली जो है ना चीज़ें अपलोड करता रहूँ। और मज़ीद इंशाल्लाह ये हम करेंगे इसको और एक्सप्लोर करेंगे, मज़ीद मैप को बड़ा करेंगे हम और देखेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और पूरा मैप जो है ना वो किस तरीके से होगा। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी ज़्यादा मैप जो है ना वो एक्सप्लोर कर लिया और मज़ीद जो हम पूरा एक मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का मैप बना के उसको स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेसन के अंदर, ठीक है, जो कि ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स जो इंट्रासेलुलर ग्रोथ है उसके ऊपर होगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखें।